हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और इसमें इस कोर्स को सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए जो हम लोग क्षेत्रफल का सेगमेंट सीख रहे हैं उसमें हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित बातें सीख ली हैं और उनके प्रश्नों का अभ्यास भी किया है। त्रिभुज में हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज, एक सामान्य त्रिभुज क्या होता है जिसकी आधार और ऊंचाई पता हो तब क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, समबाहु त्रिभुज के बारे में और विषम बाहु त्रिभुज के बारे में हमने क्षेत्रफल निकालना सीखा। और इसके साथ साथ अगर तीनों शीर्ष बिंदु दिए हो तो उससे कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे वो भी सीख लिया। अब हम लोग त्रिभुज के बाद सीखेंगे वर्ग और आयत। वर्ग, आयत और चार दीवारों के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न अक्सर आप में पूछे जाते हैं, तो इनको भी कंप्लीट करेंगे और इसके साथ आपका क्षेत्रफल वाला सेगमेंट कंप्लीट होगा। ठीक है, इसमें आपको यहाँ तक के बाद फिर घन और आयतन की संकल्पना से संबंधित प्रश्न होंगे, वो अगले पार्ट में जाएगा, उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के हिसाब से सीख लेंगे। तो चलिए, आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहिए और अपने फ्रेंड्स को लगातार जोड़ते रहिए। चलिए देखते हैं और आपको इसको समझाते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको सीखना है कि आयत और वर्ग के जो बेसिक्स हैं, जो फॉर्मूले हैं, उनको समझेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखें कि भाई आयत को कैसे समझेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रेक्टेंगल। ठीक है, अब ये आयत के बारे में आप देखिए, आयत क्या होता है, आपको संरचना आप सभी जानते हैं कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, यानी कि लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर हो, सभी कोण 90-90 डिग्री होते हैं। सब बेसिक आप जानते हैं। तो अगर ये इसकी लंबाई है, इसको हम लंबाई लिख दें L, और ये इसकी चौड़ाई है, यानी कि साइड में ये चौड़ाई है। तो लंबाई और चौड़ाई अगर आयत की हमें पता है तो इसके कुछ विशेष सूत्र आपको ध्यान रखने हैं जो आपको प्रयोग किए जा सकते हैं आपके लिए प्रश्नों में। उन सूत्रों को आप समझें। सबसे पहला सूत्र तो ये होगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल मतलब ये जो तल में जितना स्थान घेर रहा है, ये जो जितना स्थान घेर रहा है, यही इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें कि इसका क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होगा, जिसको हम क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं, तो वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, इसको हम दूसरे रूप में एरिया A इज इक्वल टू L इंटू बी शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। क्षेत्रफल को A से और लंबाई को L से, चौड़ाई को B से लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब अगला सूत्र इसमें आपका जो बनता है वो ये होता है कि इसका परिमाप क्या है। देखिए, परिमाप वर्ड ही जो होता है, इसका मतलब होता है परिमाप मतलब बाहरी माप। अगर हम इसको ब्रेक करें इस तरीके से, तो परि का मतलब होता है बाहरी और माप का मतलब होता है मेजरमेंट, बाहर बाहर की माप। तो बाहर बाहर की माप का मतलब, जैसे ये अगर रेक्टेंगल है, आयत है, तो इसकी बाहर की माप का मतलब ये हुआ, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं बाउंड्री, इसकी माप कितनी है या इसकी लंबाई कितनी है, यही आपका परिमाप होता है। किसी भी संरचना की बाहरी भुजाओं की जो माप होती है वही परिमाप है, यानी बाहरी भुजाओं का योगफल। अगर सपोज ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। अब अगर कहा जाए इसका परिमाप क्या है, तो सामान्य रूप से आप यही करेंगे, 8 8 16 और ये 4 20 4 24। ठीक है, जोड़ देंगे सबको, बस आपका ये जो 24 सेंटीमीटर आया, अगर ये सबको सेंटीमीटर में हम बोल दें तो 24 सेंटीमीटर इसका परिमाप हुआ। तो ये तो सामान्यतः एक परिचय हो गया कि परिमाप क्या होता है। और अगर हम यहाँ पर सूत्र के तरीके से देखें तो यहाँ पर परिमाप का सूत्र क्या बनेगा, परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ऐसा क्यों हुआ, अगर ये भी देखना है तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, इसको समझा जा सकता है। भाई आप देखिए, अगर ये होता L, आप ऐसे सामान्य समझिए, ये L होता तो ये भी L होता, ये B होता तो ये भी होता। अब अगर मैं कहूँ इसका परिमाप बताइए, तो आप जोड़ते L में L जोड़ते, B और B जोड़ते, चारों को जोड़ना ही तो पड़ता। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। तो आप देख रहे हैं, ये 2 बार L हो जाता और ये 2 बार B हो जाता है। 2 कॉमन करेंगे तो L प्लस B। ये देखिए 2 गुणे, यहाँ पर कोई निशान नहीं तो गुणा, और ये लंबाई प्लस चौड़ाई, यही सूत्र आपका होता है। तो परिमाप ऐसे बना। परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं, तो इसलिए P से प्रदर्शित किया जाता है। P बराबर 2 गुणे लंबाई को L से और प्लस चौड़ाई को B से। इस तरीके से भी सूत्र को आप लिख सकते हैं, या तो ऐसे वर्ड्स में लिख दीजिए शब्दों में, और या ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए L प्लस B और P के रूप में। ठीक है, यानी P बराबर 2 गुणे, ठीक है, P इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B। ठीक है, ये आपका हो गया परिमाप। अच्छा, अब आपने परिमाप समझ लिया। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं और क्या क्या सूत्र इससे संबंधित आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक आयत से संबंधित आपके सूत्र ये पूछे जाएंगे कि भाई आयत का एक विकर्ण होगा, ये विकर्ण क्या होगा।
ठीक, आयत में हमेशा दो विकर्ण होते हैं और दोनों समान होते हैं। तो ये जो विकर्ण है, विकर्ण का मतलब एक शीर्ष से अपोजिट दूसरे शीर्ष को या फिर इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिलाए तो ये दो विकर्ण बनेंगे। तो आयत में एक सामान्य रूप से हम लोग समझने के लिए बना देते हैं। इस विकर्ण का सूत्र क्या होगा, अगर इसको कहा जाता है विकर्ण यानी इंग्लिश में डायगोनल कहा जाता है, तो इसका सूत्र का एक रिलेशन होता है। विकर्ण को हम प्रदर्शित करते हैं डी से, डायगोनल होता है ना इसलिए कैपिटल डी से। तो इसका विकर्ण का एक सूत्र का फॉर्मूला होता है ऐसे, चलिए एक बार वर्ड्स में लिख लेते हैं पूरा। विकर्ण का वर्ग, विकर्ण का जो वर्ग होता है ये बराबर होता है लंबाई के वर्ग के और प्लस चौड़ाई के वर्ग के। ये आप पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से निकला, अगर ये एल हो, ये बी हो और ये डी हो, तो इसी को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं। विकर्ण को हम डी से लिखें तो डी स्क्वायर बराबर लंबाई को एल से लिखें तो एल स्क्वायर, चौड़ाई को बी से लिखें तो बी स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग कर लिया जाएगा जहां जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें सीधी बात है, चाहे ऐसे लिख दें या फिर अब देखिए विकर्ण को डी बराबर, भाई वर्ग है तो इधर वर्गमूल आ जाएगा पूरे पे, तो ऐसे भी कहा जा सकता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे आपको याद करना हो वैसे याद कर लीजिए, चाहे ये याद करिए या फिर ये वाला याद करिए, आपके ऊपर है। तो क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण, ये तीन सूत्र आपको याद होने चाहिए आयत से संबंधित, और इनसे संबंधित प्रश्नों को हम लेंगे और बेसिक प्रश्न करेंगे। तो चलिए अभी आप ये तीन सूत्र स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग करते हैं इनसे संबंधित छोटे छोटे प्रश्नों को और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर आपसे बात की जाए कि एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, मान लेते हैं ये आयत है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। एक आयत है जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, लंबाई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो कहा जाए इसका क्षेत्रफल बताइए, तो तुरंत आप कहेंगे भाई क्षेत्रफल बहुत आसान बात है, अगर हमें लंबाई चौड़ाई पता है तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे, तुरंत क्षेत्रफल आ जाएगा। लंबाई है 15, 8 का गुणा कर देंगे, 15 × 120, और क्षेत्रफल को लिखते हैं सेंटीमीटर की घात 2 में। ये उत्तर हो गया, पहली चीज़ प्राप्त हो गई। दूसरी चीज़ आपसे कहा जाए कि ये आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 15 और 8 है, इसका परिमाप बताइए। तो परिमाप बराबर आप सभी जानते हैं, परिमाप को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है 2 × L + B, लंबाई गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो परिमाप की जगह आपको ज्ञात करना P ही रहने दीजिए, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई है देखिए 15 और चौड़ाई है 8, यहाँ रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। 2 × 15, 5, 20, 4, 24 हो गया ये। ठीक है, तो 24 दूना 48, और इसको आप सेंटीमीटर ही लिखेंगे क्योंकि ये बाहरी माप है इसलिए सेंटीमीटर में ही रहेगा, इस पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, केवल क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर से लिखते हैं। ठीक है, तीसरा एक और पॉइंट आ जाए, अगर कहा जाए इसका विकर्ण क्या होगा ज्ञात करिए, तो विकर्ण का आपको अगर विकर्ण ज्ञात करना है तो देखिए विकर्ण का क्या सूत्र होता है कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होता है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ से आपको अगर विकर्ण बताना था तो डी को तो ऐसे ही रखेंगे, लंबाई आपके सामने देखिए यहाँ पर 15 है तो इसको आप 15 रख देंगे, और चौड़ाई आपका 8 है तो इसको 8 रख देंगे। भाई यहाँ पर लंबाई एल की जगह 15 रख दिया, उसका वर्ग है वर्ग लगा दिया, प्लस चौड़ाई बी इसकी जगह 8 रख दिया, इस पर वर्ग है वर्ग कर दिया। अब इसको केवल सॉल्व ही तो करना, 15 का वर्ग हो गया 225, 15 × 15 करेंगे और 8 × 8 64 हो जाएगा। इधर आपका डी स्क्वायर है, डी मतलब विकर्ण का वर्ग, विकर्ण को ही डी बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो आप देखेंगे डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 और 2 289। 289 आप सभी जानते हैं, अगर ये वर्ग था इधर वर्गमूल हो गया, 289 का वर्गमूल आता है 17, 17 × 17 289 होता है। ये सब बेसिक आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको 1 से 30 तक वर्ग याद रखने की सलाह दी थी, आप सभी इसको याद रखें। तो 17 आएगा 289 का, तो आपने देखा इसका विकर्ण निकल के आ गया आंसर 17, जो कि आपसे पूछा गया था। तो ये अगर कुछ भी इस तरीके से प्रश्न दिया जाए और पूछा जाए, मैंने एक प्रश्न में तीनों चीज़ें बताने की कोशिश की है, आप इसको आराम से समझ लीजिए, ढंग से सीखिए और करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कैसा भी घुमावदार प्रश्न आपको दिया जा सकता है। अब आयत में ये कह सकते हैं, कभी मान लीजिए कि भाई एक आयत का परिमाप, मान लेते हैं कि आयत का परिमाप दे दिया आपको।
आयत का परिमाप मान लेते हैं, कुछ भी आप ले लीजिए यहाँ पर 42 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसकी लंबाई, आयत का परिमाप 42 सेंटीमीटर, यदि लंबाई L, लंबाई उसकी मैं दे देता हूँ 15 सेंटीमीटर, तो आपसे कहा जाए आप इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, चौड़ाई यानी कि ब्रेथ ज्ञात कीजिए। तो आप तुरंत परिमाप दिया है तो परिमाप का ही सूत्र लगा देंगे, परिमाप यानी P बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, यही सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। परिमाप दिया है, परिमाप 42, तो परिमाप की जगह हम देखिए इधर 42 रख देंगे, फिर बराबर है, बराबर लगा लेंगे, 2 गुणे 2 और गुणे लंबाई आपको पता है 15, यहाँ रख दीजिए, चौड़ाई आपको नहीं पता, इसको ज्ञात करना तो b का b ही रहने दीजिए, या फिर इसको x या y कुछ मान सकते हैं, आपकी मर्जी। ये गुणे में है तो इधर आएगा, बटे में आ जाएगा। अब एक सरल करने की प्रक्रिया यह होगी कि b निकालना है तो पहले एक एक चीज़ को हटाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये गुणे में है, ये इधर बटे में हो जाएगा, इधर से बचेगा 15 प्लस b, केवल ये बचेगा, ये इधर आ गया। जो चीज़ गुणे में होती दूसरी तरफ बटे में हो जाती, 2 से काटेंगे ये 21 आएगा, इधर बचा 21 और इधर बचा 15 प्लस b। अब b निकालेंगे तो 15 इधर प्लस में है, इधर आएगा 21 के साथ माइनस 15 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं 15 में से 21 माइनस होगा, 6 आ जाएगा उत्तर, यानी चौड़ाई आपका 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। जो आपको b निकालना था ये b आपका 6 सेंटीमीटर निकल के आ गया। इस तरीके के प्रश्न भी आपको दिए जाएंगे और आपको उनके उत्तर निकालने होंगे, ज्ञात करने होंगे। तो कैसे भी आगे पीछे घुमा के किसी भी प्रकार से दिया जा सकता है, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं, आप आसानी से उसको समझेंगे। कभी जैसे ये होता है कि भाई एक आयत का विकर्ण, एक आयत का विकर्ण दे दिया आपको, एक आयत का विकर्ण सपोज दे दिया 10 सेंटीमीटर, एक आयत का विकर्ण बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इस आयत की चौड़ाई, इस आयत की चौड़ाई भी दे दी, मान लीजिए चौड़ाई को b से लिखते हैं, आयत के विकर्ण को d से लिखेंगे। तो चौड़ाई अगर मान लीजिए आपको दे दी गई 6 सेंटीमीटर, अब आपसे कहा गया इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, इसकी लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, विकर्ण के सूत्र, क्योंकि हमें विकर्ण प्राप्त है, विकर्ण दिया और हमारे पास विकर्ण का ही सूत्र होता है, तो वही सूत्र प्रयोग करेंगे। विकर्ण का वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, यही होता है सूत्र, ठीक है, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे डी स्क्वायर, विकर्ण को d बोल दीजिए, लंबाई को l स्क्वायर और प्लस चौड़ाई को b स्क्वायर, ऐसे बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका प्रयोग करेंगे सूत्र का। तो देखिए यहाँ पर d की जगह 10 दिया है, यहाँ 10 रख दीजिए, विकर्ण की जगह स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए सूत्र में, बराबर l की जगह आपको पता नहीं, l ज्ञात करना, ऐसे रहने दीजिए, प्लस b आपको पता है 6 और 6 लिख के ऊपर वर्ग है तो वर्ग लगा दीजिए, ठीक है। 10 का वर्ग आपका 100 हो जाएगा, l स्क्वायर ऐसे रखिए, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, 36 प्लस में है, इस तरफ लाएंगे तो 100 के साथ माइनस होगा 36, ये आपका l स्क्वायर रहेगा। 100 में 36 माइनस होगा, 64 बचेगा l स्क्वायर, तो l बराबर भाई अंडर रूट 64 हो जाएगा। ये देखिए वर्ग इधर वर्गमूल हो जाएगा, और 64 का वर्ग कितना होगा 8, भाई 8 अठाई 64 होता है, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई आ गई, लंबाई आ गई। आपको लंबाई ज्ञात करना था, इस प्रश्न में 8 सेंटीमीटर आ गया। तो कैसे भी प्रश्न किसी भी तरीके से घुमावदार बन सकता है, इनको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। इसमें आपको जैसे प्रश्न मैं बता रहा हूँ ऐसे भी प्रश्न घुमा के बन सकते हैं। ये तो बहुत आसान टाइप के प्रश्न है, लेकिन फिर भी आपको आने सब चाहिए, क्योंकि एक नंबर में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये कुछ आपके सामने आयत के संबंधित प्रश्न थे। अब हम आयत के ये प्रश्न भी हमारे सामने दिए हैं, इनको भी सॉल्व करेंगे, जिसमें देखिए सबसे पहला आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, ठीक है। एक आयताकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल दिया है, देखिए आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, इसका मतलब आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है 0.5 हेक्टेयर, ठीक है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर, इस मैदान की, भाई क्योंकि ये आयत है तो आयत का एक भुजा आपको दिया है, क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर, ये जो पूरा क्षेत्रफल है ये 0.5 हेक्टेयर है, ठीक है, ये पूरा जो क्षेत्रफल है, और इसकी एक भुजा आपको 125, मान लीजिए हम लंबाई बात मान लेते हैं कि लंबाई 125 होगी, तो एक भुजा या कह लीजिए लंबाई, है ना, हमने मान लिया अपनी तरफ से, एक भुजा कह लें या लंबाई कह लें, चौड़ाई चाहे चौड़ाई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक भुजा
आपको एक भुजा बोला था, आप चाहे तो एक भुजा भी लिख सकते हैं, एक भुजा लिखें या फिर लंबाई लिखें, एक जैसा आपका मन हो। ये 125 मीटर है। अब देखिए ये चीज़ मीटर में, ये हेक्टेयर में, सबसे पहले तो आपको यही कार्य करना होता है कि सबको मीटर में ही लेके चलना। अगर ये मीटर है, हेक्टेयर वगैरह दिया हो तो हेक्टेयर को पहले मीटर में बदलेंगे। तो ये हो गया। तो दूसरी भुजा ज्ञात करनी है आपको, दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। दूसरी भुजा यानी हम चौड़ाई मान सकते हैं, ये ज्ञात करना है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो हेक्टेयर दिया है इसको पहले बदलना है। तो इस क्षेत्रफल को पहले हम सही कर लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर 0.5 हेक्टेयर। अब आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं। तो आप ये इसको अलग से ध्यान से नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें पता है चूंकि 1 हेक्टेयर बराबर होता है, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, या वर्ग मीटर कह सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इतने वर्ग मीटर है, तो 0.5 में कितने होंगे, इससे गुणा हो जाएगा। भाई मैं आपसे कहूं कि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर है, तो 2 में तो 20,000 हो जाएगा, 3 में तो 30,000 हो जाएगा। भाई 1 हेक्टेयर में 10,000, तो 2 हेक्टेयर में 20,000, 3 में 30,000, 5 में 5,000, 7 में 70,000, सॉरी। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे 10,000 करके बढ़ता रहेगा। इसका मतलब आप जान रहे हैं कि जितना पूछा जाएगा गुणा ही करना है। तो 1 हेक्टेयर बराबर क्योंकि इतना होता है, हमें ये मालूम है, तो हमें क्या करना है, 0.5 हेक्टेयर को बनाना है। तो 0.5 हेक्टेयर को हम कर देंगे 0.5 गुणे 10,000, तो ये आएगा 5,000। भाई पहले 10,000 को 5 से करेंगे 50,000 आएगा, लेकिन एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो 5,000 आएगा। 5,000 मीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनली मीटर स्क्वायर में बन गया। ये आपको इसलिए इतना काम करना पड़ा क्योंकि कभी भी हेक्टेयर में अगर ये सब दिया है तो आपको उसको मीटर स्क्वायर में बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक। अब मीटर से आगे सेंटीमीटर में बनाना हो तो वो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी डिमांड यहीं तक थी तो मीटर बना लिया। अब हम क्षेत्रफल दिया था तो क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाएंगे और इसको ज्ञात कर लेंगे। क्षेत्रफल यानी एरिया, A = L/B होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। एरिया आपका देखिए 5,000 आ गया है मीटर स्क्वायर में, लंबाई आपके पास 125 है, तो गुणे चौड़ाई आपको निकालना है। अब ये गुणे में है तो 5,000 के नीचे ये 125 क्या होगा, बटे में आ जाएगा, इधर ब्रेथ। अब यही आंसर देखिए कट के आ जाएगा। 125 को 2 बार करेंगे तो 250 होगा, 4 बार करेंगे तो 500 होगा, तो 40 आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ से 40 मीटर कट के आ गया, ठीक है भाई। 125 को डबल करेंगे 250, आपको 500 दिख रहा है यहाँ, तो 4 बार में 500 हो जाएगा, 4 और 1 0 40, ठीक। ऐसे काट लीजिए या फिर 5-5 करके काटिए, जैसा आपका मन हो। 40 मीटर चौड़ाई आ गया, इस प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे यहाँ से, ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पर अक्सर आ सकता है, पूछा जा सकता है। हेक्टेयर का कन्वर्जन आपको मालूम होना चाहिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में सीधे सीधे ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी आप समझे रहे, ओके। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन भी आपका लग गया, आयत से संबंधित आपका एक क्वेश्चन ये भी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन की डिमांड क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमरे का फर्श, एक कमरा है जिसकी फर्श 300 गुणे 425 सेंटीमीटर माप का है, ठीक है। एक कमरा आपके पास मान लीजिए ऐसा है जिसकी माप है 325, इसकी 300 चौड़ाई है और 425 लंबाई है। ये 425 आप लंबाई कर लीजिए, ये 325 आप चौड़ाई कर लीजिए, ठीक है। दोनों ही सेंटीमीटर में, 25 नहीं है, 300 ही है, 300 आपकी चौड़ाई। ये 300 गुणे 425 लिखा है, इसका मतलब इसमें बड़ी वाली लंबाई हो जाएगी और छोटी वाली चौड़ाई हो जाएगी, इसको लिख लिया। तो कमरे का फर्श का जो माप है वो आपको दिया, वो लिख लिया गया। अब कहा गया कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल्स लगाने। देखिए इसकी फर्श पर इस प्रकार से आपको वर्ग के आकार के टाइल लगाने हैं मान लीजिए। तो अब आपका जो कार्य होगा वो यहाँ पर ये होगा कि ये जो टाइल्स आपकी लगनी है, इस तरीके से टाइल लग रही हैं एक ही माप की, ठीक है। तो इसका आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये टाइल जो लगाई जानी है एक ही माप के कम से कम लगाए जा सकने वाली टाइलों की संख्या। इसमें सबसे पहले हमें इस टाइल का क्या पता चले कि टाइल की भुजा क्या है,
और टाइल की भुजा ऐसे प्रश्नों में कैसे निकलता है इसको ध्यान रखिए। इन दोनों भुजाएं जो लंबाई चौड़ाई दी इनका मासा, इनका HCF लेना पड़ेगा। आप याद रखिएगा ऐसे प्रश्नों के लिए कि जब भी ऐसा दिया हो तो आपको अगर निकालना पड़े वर्गाकार, ये जो टाइल लगानी है, टाइल कैसी लग रही है इसके अंदर, वर्ग के आकार की, तो वर्गाकार टाइल की भुजा, इसकी जो भुजा होगी वो कैसे मिलेगी, बराबर ये मिलेगी 425 तथा 300 का मासा ज्ञात करके हम HCF निकालेंगे और मिल जाएगा। इनका मासा निकाल लेंगे तो हमें जो मासा आएगा उससे प्राप्त होगा इस वर्गाकार जो टाइलें लग रही है इसकी भुजा क्या है। तो हम देखिए मासा निकालते हैं, 300 से 425 का मासा निकालने के लिए ऐसे भाग करते हैं, 300 एक कम 300 एक ही बार जाएगा, 125 बचेगा। अब ये जो बचता है इसको फिर इससे भाग देते हैं, 300 जो यहाँ लिखा है, रूल आप जानते ही हैं, 125 से 2 बार आएगा, ये हो जाएगा 250, यहाँ से बचेगा 50, इस 50 से अब जो बचता है इससे भाग करेंगे, जो ऊपर था 150 का ये 2 बार में जाएगा तो आएगा 100, यहाँ से फिर हमारे पास 25 बचेगा, इस 25 से अब इस 50 को अगेन भाग देंगे जब तक कट ना जाए, 25 दूना 50। तो आप देख रहे हैं ये सब कट गया और यहाँ जो बचा ये सेगमेंट आपका भुजा हो गई, मासा हो गया, यही मासा लिया जाता है। तो आपको पता चला क्योंकि मासा बराबर आपका आया 25 और यही क्या होगा, वर्गाकार टाइल की भुजा, वर्गाकार टाइल की भुजा। तो पहले तो हमें यहाँ तक पहुँच गए कि जो टाइल लगनी है वो 25 सेंटीमीटर माप की टाइलें लगेंगी, यहाँ तक बात आ चुकी है। इसको मैं हटा रहा हूँ, इतना आप नोट कर लीजिए, ध्यान रखिए कि मासा प्राप्त करने से उसमें जो टाइल वर्ग के आकार की लगाई जा रही है इसकी भुजा मिल चुकी है 25। अब आप आगे का कॉन्सेप्ट सोचिए कि टाइल कितनी लगेंगी, इस पर क्या होगा, ये आपको सोचना है कि आखिर टाइल फिर लगेंगी कितनी। अच्छा, अगर मैं आपसे अभी ऐसे सामान्य सा प्रश्न करूं कि भाई एक ऐसे जगह है, ऐसे सिंपल सी बात करते हैं, ऐसे जगह है और इसमें टोटल जो स्पेस है 10 डिब्बे रखने भर का है, ठीक है, टोटल स्पेस इसमें, अगर मैं इतना इस तरीके से बोलूँ, इसको ऐसे समझ लीजिए कि टोटल स्पेस आपका 50 यूनिट है, यानी ये जो पूरा स्पेस है 50 इकाई है, कोई भी आप सिंपल बात कर लेते हैं, 50 इकाई इसमें टोटल जगह है और एक कोई डिब्बा इसमें सेट करना है जिसकी जो जगह घेरता है 5 इकाई की। तो ऐसे कितने डिब्बे या कितने स्पेस इस तरीके के इसमें कॉलम बन सकते हैं, कितनी चीज़ें फिट हो सकती है, तो 10 ही फिट हो पाएंगे। भाई एक 5 का है, अगला भी 5 का हो जाएगा, अगला भी 5 का हो जाएगा, ऐसे इसमें फिर केवल 10 ही ऐसे बॉक्स रखे जा सकेंगे, ठीक है। आप क्या समझ रहे हैं कि कुल स्पेस जो टोटल वाला क्षेत्रफल है उसको इस एक वर्ग वाले क्षेत्रफल से भाग कर दे तो कितने ऐसे बॉक्सेस फिट हो सकते हैं पता चल जाएगा। इसका मतलब आपको सामान्य सी प्रक्रिया आप ये करनी है कि टोटल क्षेत्रफल पूरे फर्श का, यानी आपको ये समझ में आया कि भाई टाइलों की संख्या अगर हमें बतानी है, टाइलों की संख्या की कितनी टाइल इसमें ऐसी ये लग रही हैं जो टाइल लग रही हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें फर्श का क्षेत्रफल लेना होगा। फर्श का क्षेत्रफल, पूरी फर्श कितनी है ये लेना होगा और इसको भाग करना होगा एक टाइल का क्षेत्रफल। ये बात आपको ध्यान रखनी, बस यही आपका मुख्य सूत्र है। अब फर्श का क्षेत्रफल, फर्श क्योंकि था लंबाई और चौड़ाई आयताकार में, तो फर्श का क्षेत्रफल का सूत्र होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 425 गुणे 300। ये इसकी लंबाई थी, चौड़ाई थी, इसका ऊपर हो गया। लेकिन जो टाइल थी वो वर्गाकार थी, वर्ग की, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है, कोई भी जो वर्ग होता है इस तरीके से जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, इसका जो क्षेत्रफल होता है, अगर मैं कहूँ ये इसकी भुजा है तो भुजा का वर्ग, यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, हमेशा अभी आपको मैं स्पेशली बताऊंगा, अभी वर्ग का क्षेत्रफल आप अलग से समझ लीजिए, आप सभी जानते भी हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है जो भुजा है उसकी घात 2, यानी वर्ग, ये हो गया आपका वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसका मतलब नीचे एक जो टाइल का क्षेत्रफल है वहाँ हमारे पास जो अभी ये टाइल लगनी थी इसमें 25 सेंटीमीटर निकल के आया था जब हमने मासा लिया था, तो यहाँ पर 25 का ऐसे वर्ग कर दिया जाएगा बस, है ना, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता ही है भुजा की घात 2, और भुजा थी 25 तो भुजा की घात 2, ये हो गया 25 की घात 2। तो बस अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा आंसर। ये जो प्रश्न आ गया है आपके सामने, आप इस रूप में इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 का वर्ग मतलब हुआ 25 गुणे 25, इसको बस सॉल्व करना बचा। देखिए 25 से इसको काटिए
25 से अगर हम इसको काटते हैं तो 25 5 से काट लेते हैं, एक बार सरल हो जाए। 5 5 8 40, 2 बचा 25, 5 से काटेंगे तो 17 बचे 85। इधर देखिए इसको 25 से काटेंगे तो ये आपका आएगा 25 एकम 25, है ना, और 5 बचा 50, 25 दूना 50। तो आप देख रहे हैं 17 गुणे 12 आ गया। 17 गुणे 12 आप सामान्यतः गुणा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 17 दह में 170 होता है, 17 दूना 34 होता है, जोड़ेंगे तो 4 7 3 10, 204। 204 ऐसी टाइलें लगेंगी। इस प्रश्न का उत्तर हुआ 204 टाइलें लगेंगी। ठीक, 17 गुणे 12 करके देख लीजिए, आपका 204 टाइलें लग जाएंगी। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे ज्ञात करना था। टाइलों की संख्या का मतलब फर्श का क्षेत्रफल और बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चीज़ों को समझ रहे होंगे और अच्छे से ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा। आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से। ये प्रश्न तो हो गया कि 204 टाइलें लगेंगी। अब हमारे पास अगला आता है, हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले वर्ग को। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, आप सभी जानते हैं। और वर्ग का क्या खास बातें होती है ये भी आप जानते हैं कि इसकी 4 भुजाएं चारों के चारों बराबर होती हैं। ठीक है, चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं, यहाँ जो बन रहे होते हैं, सारी बातें आप जानते हैं। तो अगर भुजा को मैं मानूं ए तो चारों भुजाएं ए हो जाएंगी, है ना। अगर एक भुजा को हमने ए माना तो चारों बराबर, जैसे एक को मैं 7 सेंटीमीटर कहूँ तो चारों 7-7 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा। अब क्या होगा कि हमें इसके सूत्र समझने हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल, सबसे पहला सूत्र, वर्ग का जो क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होता है वो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। भुजा पता उसका स्क्वायर, यानी दूसरे रूप में अगर हम इसको ऐसे लिखें कि भाई एरिया क्या होगा, हमने ए माना है तो भुजा ए माना है तो ए स्क्वायर। ठीक, ऐसे लिख लीजिए, ये एक सूत्र हो गया। चाहे आप ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला सूत्र, अगर इसका परिमाप यानी वर्ग का परिमाप, परिमाप बाहरी माप, तो चारों को जोड़ेंगे a प्लस ए तो 4a हो जाएगा, क्योंकि परिमाप मैंने बताया चारों सभी भुजाओं का योग, जितनी भुजाएं बाहर हों उनका योग। तो परिमाप आपका हो जाएगा 4 गुणे भुजा। जो वर्ग का परिमाप होता है वो होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, इसी को परिमाप को p से लिखते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं 4a, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। ये यहाँ पर हम बोल देते हैं ये, फिर या फिर ये, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, एक ही बात है। नेक्स्ट अगला सूत्र, इसका विकर्ण यानी वर्ग का विकर्ण। विकर्ण की माप बोला जाए या लंबाई बोली जाए, विकर्ण की लंबाई या विकर्ण का माप या केवल विकर्ण ज्ञात करिए, तब बात वही है। और इसका विकर्ण होता है भुजा गुणे √2। ये हो गया। इसी को ऐसे लिखा जा सकता है, विकर्ण को d से लिखें डायगोनल और भुजा को a से लिखें तो a√2, है ना। ये लिखा जा सकता है, चाहे ये बोलिए या ये बोलिए, एक ही बात है। विकर्ण को हम d से प्रदर्शित कर दे, भुजा को a से, तो a गुणे √2। यहाँ पर अपने आप अंडरस्टूड है कि गुणा ही होगा, वो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर गुणा होगा। ये आपके लिए सूत्र हो गए और इन सूत्रों की सहायता से आप कार्य करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आप इसको अच्छे से कर भी सकेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। और इसमें खैर चलिए और सूत्र नहीं, इतने से ही काम हो जाएगा, तो और एक्सेस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो आपके रहे सूत्र जो आपने देखे वर्ग से संबंधित। अब देखिए वर्ग से संबंधित प्रश्नों को कर लेते हैं। मान लेते हैं ऐसे ही आपके पास एक सबसे पहले एक वर्ग है। ठीक है, एक वर्ग है जिसकी भुजा आपकी 7 सेंटीमीटर है, तो सभी 7 हो जाएंगे। हमने बोला कि एक वर्ग है जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो चारों 7-7 सेंटीमीटर हो जाएंगे। आपसे कहा जाए इसका क्षेत्रफल बताओ, तो बहुत ही आसान, इसमें क्या है, सूत्र मालूम है, तो भुजा का वर्ग करेंगे 49 हो जाएगा, और सेंटीमीटर था इसलिए क्षेत्रफल सेंटीमीटर की घात 2 हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका अगर हम कहें परिमाप बताइए, तो परिमाप पेरीमीटर क्या होता है, वर्ग का 4 गुणे भुजा, है ना। तो 4 गुणे भुजा मतलब 4 गुणे 7, 7 चौके 28 सेंटीमीटर, ये हो गया। ठीक है, तीसरा अगर इसी का पूछा जाए भाई इसकी विकर्ण की लंबाई बताइए वर्ग के, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा √2, भुजा गुणे √2, भुजा है 7 तो 7 गुणे √2, यही उत्तर हो गया विकर्ण का। सीधे सीधे ये बोले, गुणा दिखाए या ना दिखाए, हो सकता है गुणा दिखाने की जरूरत नहीं है, 7 √2 ऐसे भी लिख देंगे तब भी बात वही, यहाँ पर गुणा माना जाएगा अपने आप ही। ठीक है, ये आपके विकर्ण तक के हो गए, बहुत बेसिक अगर सीधे पूछे जाए तो।
अब अगर घुमावदार तरीके से पूछे जाए तो क्या क्या पूछा जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि एक वर्ग का परिमाप, आप ध्यान से देखिए, आपसे कहा गया एक वर्ग का परिमाप, यदि एक वर्ग का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, यदि एक वर्ग का परिमाप 32 सेंटीमीटर हो, या आप ये ऐसे कर लीजिए कि चलिए 32 से ले लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल बताइए। चलिए, तो अब आप क्या करेंगे, आपको परिमाप पता है, परिमाप का ही सूत्र लगा दीजिए। परिमाप बराबर होता क्या है, 4 गुणे भुजा। भाई वर्ग है ना, तो वर्ग का परिमाप लगाएंगे। अब परिमाप आपको दिया है 32, इधर 4 गुणे भुजा। पहले आप भुजा आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। देखिए 4 गुणे में है, 32 के नीचे क्या होगा, बटे में। इससे अब हमें भुजा प्राप्त हो गई, 4 और 8 32। अब देखिए कट के, तो भुजा बराबर तो 8 आ गया, भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको इसका क्षेत्रफल बताना था, तो भाई अब जब भुजा मिल गई तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। भुजा की घात 2 मतलब 8 की घात 2, 8 8 64, और सेंटीमीटर था इसलिए आप बोलेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल लग गया। ऐसे प्रश्न भी छोटे छोटे एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में या अति लघु में पूछे जा सकते हैं आपसे, जो परिमाप और क्षेत्रफल का संबंध दर्शाते हों। अगला अगर मैं आपसे कहूं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप बताइए, परिमाप ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। इस बार हमारे पास क्षेत्रफल है, तो भाई क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। क्षेत्रफल बराबर भुजा की घात 2, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल यही होता है। क्षेत्रफल की जगह आप 225 रख दीजिए जो दिया गया है, बराबर भुजा की घात 2, ये ऐसे ही नोट कर लेंगे। अगले स्टेप में घात 2 इधर वर्गमूल, जब हमेशा वर्ग होता है तो दूसरी तरफ वर्गमूल हो जाता है, तो ये वर्ग इधर इस पे वर्गमूल हो जाएगा ऐसे, और इधर केवल फिर बचेगा भुजा। अब 225 का वर्गमूल 15 होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं 15 गुणे 15 करके 225 आता है, तो 15 का पेयर बन जाएगा और वो भुजा प्राप्त हो जाएगी। अभी आपको 15 सेंटीमीटर भुजा मिल पाई है। अगर भुजा मिल गई है तो परिमाप क्या होगा, आप अपने आप बताइए। परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा होता है, और 4 गुणे भुजा आ चुकी है 15, यानी 15 चौके 60, 60 सेंटीमीटर परिमाप। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपको कैसे आंसर निकाला जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देखिए। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल, अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका विकर्ण बताइए, विकर्ण की माप बताइए। तो आप बताइए, क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का ही पहले सूत्र लगाएंगे। हमेशा जो चीज़ दी होती है उसी का सूत्र, उसी की सहायता लेते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर भुजा की घात 2 होता है हमारे पास, ये लगा देंगे। अब क्षेत्रफल है 289, तो इधर ये रख दीजिए, और भुजा की घात 2 ये है ही, तो इसको ऐसे लिखिए। अब वर्ग इधर इस पे वर्गमूल हो जाएगा, 289 पे वर्गमूल आ जाएगा, तो ये आपका भुजा। अब 289 का वर्गमूल होता है 17, है ना, 17 गुणे 17 289 होता है, इसको याद रखिए। तो ये आपका भुजा हो गया 17 सेंटीमीटर, यानी आपने देखा आपको भुजा प्राप्त हो गई 17 सेंटीमीटर। अगर भुजा प्राप्त हो गई तो अब आपको विकर्ण की माप या विकर्ण की लंबाई बहुत आसानी से पता चल जाएगी। विकर्ण की जो माप होगी वो होता है सूत्र भुजा रूट 2, और भुजा आ गई 17, तो आप कहेंगे 17 रूट 2, बस भुजा की जगह 17 रख देंगे, 17 रूट 2 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया विकर्ण की माप। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टाइप और आप देख लीजिए। यदि आपसे अब ऐसे पूछा जाए कि एक वर्ग का विकर्ण 11 रूट 2 है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए तथा परिमाप बताइए। तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप बताना है। तो भाई विकर्ण आपका 11 रूट 2 है, तो आपको विकर्ण के सूत्र का ही सहायता लेना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखिए, आपके पास विकर्ण का सूत्र क्या होता है, विकर्ण होता है भुजा रूट 2, और विकर्ण दिया है 11 रूट 2, है ना, इसकी जगह रख देंगे, और इधर है भुजा रूट 2, ये तो सूत्र है ही।
अब आप देखिए √2 इधर से कैंसिल हो जाएगा, अगर आप चाहें तो ये इससे कट जाएगा। या तुलना कर लें तो यहाँ भुजा √2, यहाँ 11√2, तो यानी भुजा की जगह क्या दिख रहा है, 11 दिख रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं, या √2 से √2 काट दे तब भी भुजा बराबर 11 आ जाएगा। भुजा बराबर 11 सेंटीमीटर आ गया। कुछ भी दिया हो, अगर ऐसे हो विकर्ण 7√2 है तो क्योंकि विकर्ण का सूत्र ही होता है भुजा √2, तो भुजा यही है 7। अगर 9√2 विकर्ण है तो भुजा ये हो गया। डायरेक्ट कर सकते, 11√2 था तो भुजा यही हो गया, क्योंकि सूत्र ही होता है आपका भुजा गुणे √2, विकर्ण होता ही सूत्र भुजा √2। तो इस रूप में अगर कुछ भी लिखा है तो सीधे आप उसको बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो गया, ठीक है। अब आपको भुजा मिल चुकी है, आपको क्षेत्रफल और परिमाप बताना था तो कोई दिक्कत नहीं, इसका आप क्षेत्रफल लिख दीजिए। क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा की घात 2 और ये 11 की घात 2, और 11 की घात 2 मतलब 121, और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। और आपको परिमाप भी बताना था, पेरीमीटर, और परिमाप होता है 4 गुणे भुजा वर्ग के लिए। 4 गुणे भुजा मतलब 4 गुणे 11, 11 चौके 44, और परिमाप को केवल सेंटीमीटर में लिखते हैं। ये हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ऐसे ऐसे प्रश्नों को आपसे पूछा जा सकता है, जो कि छोटे ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में बन सकते हैं, कभी कभी 2 नंबर में भी बन ही जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, हर प्रकार का प्रश्न जो बन सकता है वो आपको समझा दिया गया है, बिल्कुल बेसिक से आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब चलिए फिर से आते हैं अपने इन प्रश्नों की तरफ। इसमें कहा गया एक वर्ग ABCD जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर। देखिए इसमें क्या है, एक वर्ग है इस प्रकार से, ये आपका ABCD इन्होंने नाम दे दिया, नाम ले लेते हैं। और बोला गया इस भुजा इसकी 14 सेंटीमीटर, मतलब 14 सेंटीमीटर हर तरफ है, ये भी 14 तो ये भी 14, हर तरफ चारों 14 ही होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक। फिर कहा गया है इसके अंतर्गत, यानी इस वर्ग के अंतर्गत, इसके अंदर एक वृत्त की परिधि बताए। पहले इसके अंदर एक वृत्त बन रहा है, उस वृत्त को हम बनाएंगे और इस वृत्त की परिधि बताना है। ये जो वृत्त इस वर्ग के अंदर बन रहा है, इसकी परिधि। और वृत्त की परिधि क्या होता है, देखिए वृत्त के भी आप सूत्र 2 नोट कर लीजिए। वृत्त यानी सर्कल, पहले आप सूत्र नोट कर लीजिए। वृत्त का अगर आपसे क्षेत्रफल कहा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। यहाँ पाई का मान 22/7 या 3.14 रखा जाता है। पाई का जो मान रखा जाता है वो 22/7 सामान्यतया। और अगर वृत्त की परिधि आपसे पूछी जाए तो वो होता है 2πr, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त ये जो है इसकी ये जो बाउंड्री है इसी को परिधि कहा जाता है ना, इसी का नाम परिधि होता है, जिसको हम इंग्लिश में सरकमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। तो वो होता है 2πr। पाई की जरूरत जहां आपको पड़े 22/7 रख लीजिए, या फिर 3.14 लगभग मान, 22 को 7 से भाग करेंगे तो यही लगभग में आएगा, तो ऐसा रखा जा सकता है मान, ठीक है। तो ये सब बेसिक पॉइंट सर्कल के हो गए, जो कि आपको पहले से मालूम होते हैं, फिर भी मैंने आपको समझा दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न पर फिर से लौटते हैं। इसमें कहा गया एक वर्ग ABCD जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर, इसके अंतर्गत एक वृत्त बना है, इस वृत्त की परिधि बताओ। तो वृत्त की परिधि तभी बताई जा सकती है जब त्रिज्या पता हो, और यहाँ तो वृत्त के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ आप ये देख रहे हैं कि ये आपको भुजा पता है। अगर यहाँ से आप ध्यान दीजिए, इसमें छोटा सा दिमाग आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक जो होगा वही अगर हम इसके सेंटर में मिलाए तो भी वही होगा। अब आप देख रहे हैं जो AB होगा वो इस वक्त यहाँ पर जो ये बना है, अगर मैं इसको नाम दे दूँ P और Q, तो वो PQ भी वही होगा, ठीक है, क्योंकि है तो यही भाई, इसी वर्ग में ही तो, चाहे ये लाइन देखे चाहे जहाँ ये लाइन हम बनाए, ये सभी लाइनें बराबर ही तो होंगी, वर्ग में अलग थोड़ी ना होंगी, ये सभी लाइनें बराबर होंगी। तो इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि वो बीच में जो बन रहा है सेंटर में सर्कल के लाइन जो जा रही, ये इसको क्या कहते हैं, व्यास। तो अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगा, 14 होगा तो ये आधा आधा 7 में बटेगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त में त्रिज्या क्या होती है भाई, सेंटर केंद्र बिंदु से ये दूरी जो होती है यही त्रिज्या होती है। चाहे इधर ले लीजिए या चाहे इधर ले लीजिए, है ना, चाहे कहीं भी ले लीजिए, वृत्त में केंद्र से परिधि को कहीं भी मिलाया जाए, ये सब त्रिज्याएं ही होती हैं, चाहे जहां मिला दीजिए, और ये सब समान होती हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक बात है, ये आपको समझ में आ गया कि आपको त्रिज्या कैसे इसकी निकल के आई है। आपको पता चल गया कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है, इसके अंतर्गत जो वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या जिसको हम R से लिखते हैं वो 7 सेंटीमीटर हो गई। त्रिज्या तो 7 हो गई। आपसे इसकी परिधि की डिमांड की गई थी कि इस वृत्त की परिधि बताइए।
तो अब ठीक है, अब हमें केवल परिधि बताना है और परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई, है ना, पाई का मान होगा 22/7 पाई की जगह, और गुणे आर आपका आ गया 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना हो गया 44, यानी 44 सेंटीमीटर इस वृत्त की परिधि हो गई। ये आंसर आपका निकल के आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया परिधि। ठीक है, मुझे आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे कैसे ये प्रश्न किया गया है और किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों में अप्रोच रखनी है। अब यहाँ कुछ भी हो, 14 हो, 28 हो, या कुछ भी हो, 7 हो, कुछ भी दिया गया हो, इसी प्रकार से अप्रोच आपको रखनी है। प्रयास उसको ऐसे ही सॉल्व करने का करना होगा। ठीक है, तरीका यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, एक वर्ग के आकार, सबसे पहली बात करेंगे, ये रहा वर्ग जिसकी भुजा कितनी है 30 मीटर, यानी ये जो है 30 मीटर है, तो भुजा हर तरफ 30 ही 30 होगा, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है, हर तरफ ये 30 30 और 30 होगा। इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस देखिए, अब यहाँ से, अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ इस सब जगह, ताकि अच्छे से आप इसको देखें। 30 है, आप समझ चुके हैं, तो मैं सिर्फ 30 30 इस तरफ से लिख देता हूँ। ये 30 है, ये भी 30 है, सब तरफ 30 ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसके चारों ओर कितना मीटर चौड़ा रास्ता है? 1 मीटर। तो हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ रास्ता बनाएंगे। जैसे हम यहाँ पर 1 मीटर ले लेते हैं, इस तरीके से मान लीजिए इस इन लाइनों से 1 मीटर की दूरी लेकर के हमने ऐसे बनाया, और यहाँ से भी 1 मीटर की दूरी ली, और ऊपर आपका इस तरीके से ऐसे आपका रास्ता बन गया। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये सब 1 मीटर का हिस्सा है। ठीक है, ये आपका रास्ता है, 1 मीटर चौड़ा है। अब पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगानी है। ये जो पार्क वाला हिस्सा है वो अंदर वाला हिस्सा, ये इसमें घास लगानी है। ठीक है, तो इसका खर्च क्या होगा? तो भाई ठीक है, पार्क में आपको अगर लगाना है तो आपका था वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, और पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो क्योंकि हमें पार्क का तो पहले से प्राप्त ही था, तो ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी, रास्ते की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें घास तो वास्तव में कहाँ लगानी है, घास तो पार्क के ही अंदर लगानी है। तो घास पार्क के अंदर लगानी है, तो इस रास्ते के बारे में चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। या फिर ऐसा होना चाहिए था कि फिर इसके अंदर रास्ता है, ऐसा बोला गया होता। ठीक, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, ऐसा बोला गया होता कि अंदर की तरफ। तो आप इसको ऐसा मान के चलिए, बाहर की तरफ बनाने से फिर ये गलत हो जाएगा, बाहर की तरफ नहीं बनाएंगे। इस प्रश्न में थोड़ा सा कंप्लीट सेंस नहीं आया। इस प्रश्न में ये बोला जाना चाहिए था कि वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता भीतर की तरफ है, अंदर की तरफ है। देखिए, मैंने बाहर की तरफ बना लिया, अब आप इसको अंदर की तरफ बनाएंगे ऐसे। भाई ये आपका वर्ग है जो कि 30 मीटर था। ठीक है, 30 मीटर हर तरफ होगा। अब इसमें इसके अंदर पार्क, मतलब मैं पार्क के अंदर रास्ता निकालता हूँ। इस तरीके से आप इसको रास्ता निकालेंगे, ये है ना 1 मीटर। तो अब ये जो पार्ट है अंदर, ये वाला पार्क का हिस्सा जहाँ घास लगनी है, इसका हमें किसी तरीके से पता चलना चाहिए कि भाई ये वाला जो हिस्सा है इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी। तो क्योंकि ये सब तरफ 1 मीटर, मान लीजिए इधर भी ये 1 मीटर है तो इधर भी 1 मीटर होगा। तो क्योंकि एक इधर से भी हटाएंगे, पूरा 30 है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो यहाँ पूरा भी 30 होगा। लेकिन क्योंकि हमको इतना ही चाहिए, यहाँ से यहाँ तक ही चाहिए, और 1 मीटर इधर से हटा दीजिए, 1 इधर से हटा दीजिए, ये वाला 1 हटा दे, तो हमारे पास ये केवल बचेगा अंदर जो 28। कितना बचेगा? 28। भाई 30 था, 1 इधर का 1 इधर का कम हो गया, 28 बचा। ठीक इसी तरीके से देखिए, इस तरफ का ये जो पार्ट आप देखिए, एक ये और एक ये 1 ही मीटर हर जगह चौड़ाई है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अब 1 मीटर ये और 1 मीटर ये इधर से भी हटेगा, तो ये भी 28 ही बचेगा। तो आप देख रहे हैं ये सब अंदर वाला 28 ही आ गया चारों। तो इसका मतलब ये 28 का वर्ग अंदर है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब आपको इसी में घास लगानी है, तो इसका आप क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो आप लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल, जो पार्क वाला हिस्सा है जिसमें घास लगनी है, उसका जो क्षेत्रफल है वो होगा भुजा की घात 2 यानी 28 की घात 2,
है ना, क्योंकि भुजा तो इसकी 28 है। 28 गुणे 28, ठीक, 28 गुणे 28 आप करेंगे तो 28 को 28 से गुणा कर लीजिए, कितना होगा देखिए, 8 28 64, 4 6 8 दूनी 16, 16 6 22, 2 और ये आपका 56, कितना हो गया 4 और ये 784, 784 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना तो आपका क्षेत्रफल है जिसमें घास लगनी। सेंटीमीटर स्क्वायर बोल दें या मीटर में था, ये सब मीटर में था, ठीक है, तो आप यहाँ मीटर बोलेंगे क्योंकि ये सब मीटर में था, तो आप बोलेंगे मीटर स्क्वायर। देखिए चाहे मीटर स्क्वायर कहें या फिर आप इसको बोल दें वर्ग मीटर, क्योंकि घात 2 को वर्ग कहते हैं और ये मीटर तो वर्ग मीटर भी कह सकते हैं। 784 वर्ग मीटर आपका घास लगने वाला एरिया है, क्षेत्रफल है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर, खर्चा जो आ रहा है, यानी 1 वर्ग मीटर का खर्चा, 1 वर्ग मीटर पर घास लगाने का 1 वर्ग मीटर का जो खर्च आ रहा है का खर्च वो आ रहा है 2 रुपये। तो 1 वर्ग मीटर का इतना, और आपके पास ये आया 784, तो आप 784 वर्ग मीटर का खर्चा बोलेंगे, 784 वर्ग मीटर का खर्च, तो वो क्या होगा 2 गुणे 784 हो जाएगा। यही आपका खर्चा हो जाएगा। 2 चौके 8, 2 अठी 16, 2 से 14 1 15, भाई 2 चौके 8, 2 अठी 16 के 6, 2 से 14 1 15, 1568 रुपये। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे आपको इसको समझना है और सॉल्व करना था, ठीक है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो इसी प्रकार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे ये प्रश्न सॉल्व किए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है। तो मान लेते हैं भाई ये आपका आयत है जिसकी लंबाई 80 मीटर है, और क्या कहा गया है, इसकी लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। चौड़ाई 60 मीटर ले लेते हैं, ये चौड़ाई 60 मीटर हो गई, ठीक है। कहा गया है इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर, इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर, देखिए लंबाई ये है तो इसके समांतर 5 मीटर बीचों बीच में, तो ऐसे कोई रास्ता गया है जो कि लंबाई के समांतर बीचों बीच में 5 मीटर चौड़ा और चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क। चौड़ाई ये थी, इसके समांतर बीचों बीच में ऐसे 3 मीटर, ठीक है। ये अब आप देख रहे हैं कि ये जो लंबाई के समांतर है इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक ये जो बन रही है 5 मीटर है, तो यहाँ भी ये 5 ही रहेगा ये वाला पार्ट। और चौड़ाई के समांतर ये जो आपने बनाया ये 3 है, ऊपर भी ये 3 है इतना हिस्सा, तो ये यहाँ भी 3 आएगा, यानी ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, ये 5 है तो इधर का भी 5 हो जाएगा। आप देख रहे हैं इस तरीके से बीच का जो हिस्सा है वो एक आयत बना रहा है 5 5 और 3 3 का, ठीक है। आप ये देख पा रहे हैं, इस प्रकार से फिगर बन गया। अब आपसे कहा गया है कि चौड़ी सड़क बनाने का 15 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से खर्चा बताइए। पहले हमें सड़क का क्षेत्रफल पता चले तब हम उसका खर्चा निकाल पाएंगे। तो अगर हमें सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ऐसे फिगर में आपको क्या करना होता है, आप ये देखिए, जैसे एक ये लंबाई के समांतर जो रास्ता बन रहा है ये 5 मीटर चौड़ा है, और क्योंकि ये लंबाई जितनी यहाँ से यहाँ तक है 80 यहाँ से यहाँ तक है, तो 80 ही यहाँ से यहाँ भी होगा, ठीक है। तो ये आपका 80 है, 80 मीटर 5 मीटर, एक रास्ता ये और एक रास्ता आपका ये है जो कि 3 मीटर चौड़ा है, और चौड़ाई के समांतर तो चौड़ाई 60 है तो यहाँ भी 60 ही होगा, तो ये 60 हो गया, 60 मीटर और ये 3 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से 2 रास्ते ये हैं। अगर इन्हीं का क्षेत्रफल बताना तो दोनों आपको आयत नजर आ रहे होंगे, आयत है, ठीक है। आयत का बस लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, एरिया मिल जाएगा। लेकिन यहाँ समस्या ये है, ये बीच में एक भाग और बन रहा है, तो इसका क्या करते हैं, इसमें हम एक सूत्र ध्यान रखेंगे। अब सामान्य रूप से आप इसको नोट कर लीजिए। तो इसमें अगर हम 3 भाग इसको बांटे, एक तो ये लंबा वाला आयत, ये जो भाग 1 कह दे, और एक जो लंबा वाला ये वाला भाग इस प्रकार से इसको भाग 2 कह दे, ठीक है, और ये जो बीच में इसको भाग 3 कह दे। तो मैं नंबरिंग ना करके आप ऐसे समझ लीजिए, पहला आयत, दूसरा आयत और ये मध्य भाग, इसको मैं बोल देता हूँ मध्य भाग। तो आप देखिए इसका क्या, इसका पहले सूत्र याद रखिए कि कैसे इसके रास्ते का क्षेत्रफल आता है।
तो इस वाले प्रश्न में ऐसी आकृति में जो रास्ते का क्षेत्रफल आता है वो नोट करिए आप, वो आता है पहले आयत का क्षेत्रफल, यानी आयताकार मार्ग। ये आयताकार मार्ग है ना, तो आप चाहे लिखें पहले आयताकार मार्ग का क्षेत्रफल या सीधे लिख लीजिए पहले आयत का क्षेत्रफल, और इसमें प्लस करेंगे दूसरे आयत का क्षेत्रफल। दोनों आयत का क्षेत्रफल पहले प्लस कर लेंगे और फिर इसमें से माइनस करेंगे। इसमें से आगे ही जगह नहीं थी, मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। माइनस करेंगे ये जो मध्य भाग है, ये आप देख रहे हैं बीच वाला भाग, यहाँ इस वाले भाग को माइनस मध्य भाग का क्षेत्रफल। ये तरीका होता है, इसको आप ध्यान से याद रखिए। अब इस सूत्र से आप रास्ते का क्षेत्रफल पाएंगे। तो पहले आयत का क्षेत्रफल क्या है, ये वाला आयत जो लंबाई वाला गया है ये 5 और 80 है ना भाई, ये 80 है तो यहाँ से यहाँ भी 80 ही होगा और 5, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 5 गुणे 80, ये पहले आयत का हो गया। प्लस दूसरे आयत का क्षेत्रफल दूसरा वाला ये है जो इस तरीके से गया है, इस तरीके से जो गया है जो कि 3 है, और क्या है 3 के साथ ये 60 है ना, तो इसको आप लिखेंगे 60 गुणे 3, ये हो गया। दोनों आयत का क्षेत्रफल हो गया, इसमें से माइनस करेंगे मध्य भाग, तो मध्य भाग भी एक आयत ही है। देखिए 5 लंबाई तो 5 इधर भी, 3 इधर भी तो 3 इधर भी, तो आप इसको देख रहे हैं। अगर आप मध्य भाग को देखें तो आप अच्छे से समझ रहे हैं कि भाई ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 3 है तो ये भी 3 है। इसका मतलब हम 5 गुणे 3 लंबाई गुणे चौड़ाई इसको भी कर देंगे। बस ये आपका रास्ते का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता ही है लंबाई गुणे चौड़ाई, बस इसी हिसाब से निकाल दिया गया। अब देखिए 8 पंचे 40, 400 प्लस 6 3 18, 180 है ना, माइनस 5 3 15, तो आप देखिए 400 और ये 180 मिलकर के 580 हो गया। 580 में 15 आप माइनस करेंगे, 15 माइनस करेंगे तो 565 है ना, 565, और क्योंकि मीटर में है सब तो मीटर स्क्वायर, ये आपका रास्ते का क्षेत्रफल है। चाहे मीटर स्क्वायर कहिए या इसी स्क्वायर को आप कह दीजिए वर्ग मीटर, एक ही बात है। अब आगे बोला गया कि ये जो सड़क बनाई जा रही है इसका खर्चा 15 रुपये मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये इतने मीटर स्क्वायर आपका आया, इसी वर्ग मीटर को आप क्या बोलेंगे, चाहे मीटर स्क्वायर कहिए या वर्ग मीटर कहिए, एक ही बात है, मैंने आपको बताया। तो आप क्योंकि देख रहे हैं, क्योंकि एक वर्ग मीटर का खर्चा, क्योंकि यहाँ लिखा है ना रुपये 15 मीटर स्क्वायर की दर, यानी 1 मीटर स्क्वायर, 1 वर्ग मीटर कह लीजिए, या ऐसा कहिए कि भाई 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो है रुपये 15। तो आपका जो खर्चा है, इसलिए ये आपका चूंकि का निशान है, ये इसलिए का निशान है, 2 बिंदु नीचे एक ऊपर, तो इसलिए आप बोलेंगे कि आपको कितना बताना है, इस इतने मीटर स्क्वायर का खर्चा बताना है, यानी 565 मीटर स्क्वायर का खर्चा। तो इससे गुणा हो जाएगा भाई, 1 मीटर स्क्वायर का 15 है तो 565 का गुणे 565 हो जाएगा। बस इसको आप सरल कर लीजिए, 565 को 15 से आप गुणा करेंगे, 5 25 के 5, 2 5 31, 2 32, 3 5 25 3 28, ठीक है। और ये 5 6 और 5, ये देखिए 5 हो गया, 7 हो गया, 8 6 14 हो गया, और ये 8 हो गया। आप देख रहे हैं गुणा करके आया 8,475, 8,475 रुपये, ठीक है, ये हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है जिसमें बीच में रास्ता जा रहा हो। इसमें आप पहले आयत का क्षेत्रफल, दूसरे आयत का क्षेत्रफल ऐड कर लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे मध्य भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। बस आपका वो क्षेत्रफल आ जाएगा, और फिर 1 वर्ग मीटर का जो खर्चा है उसको इससे गुणा कर दिया तो टोटल खर्चा आ गया कि कितना खर्चा आएगा इस सड़क बनाने का, ठीक है। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। अच्छे से अगर आप इसको ढंग से देख लेंगे 1 बार 2 बार तो आपके कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे और आप अच्छे से आगे कर पाएंगे। हाँ, 1-2 पॉइंट और छोटे से रह गए तो मैं 2 मिनट उसको भी जल्दी से कवर कर लेता हूँ, क्योंकि कोई चीज़ क्यों छूट नहीं पाए। 4 दीवारों का क्षेत्रफल अक्सर पूछ लिया जाता है, उसको भी देख लीजिए। ये तो सभी प्रश्न लग ही गए। एक अगर 4 दीवारें, जैसे ये आप कमरे में, जिस कमरे में बैठे पढ़ रहे हैं, इसमें देखिए आपके 4 दीवारें हैं। पहले ये दीवार है जिस पे बोर्ड लगा और इसके सामने, और लेफ्ट और राइट में 2 दीवारें, और फिर छत और फर्श। तो छत और फर्श को छोड़ दीजिए, बाकी जो 4 दीवारें हैं इनका क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो इसका आप सूत्र याद करिए, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। और ये होता है, क्योंकि दीवारें हैं तो लंबाई चौड़ाई होगा, इसमें होगा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई,
अब ये आपके सामने सूत्र है 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अब इससे संबंधित प्रश्न ले लेते हैं। मान लीजिए कि दीवार की लंबाई आपको दी गई है कि भाई दीवार की जो लंबाई है वो 10 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है दीवार की, जिसको हम b से लिखें, ये आपका 6 मीटर है। अब आपका इस 4 दीवारों का क्षेत्रफल आपको बताना हो तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल वो होगा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये आप सूत्र याद रखिए। बस जो आप देख रहे हैं आयत का परिमाप था, आयत के परिमाप में बस ऊंचाई से गुणा हो गया, इसी से सूत्र बन गया है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, यही आपका आयत का परिमाप होता है इतना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि परिमाप का इससे संबंध बताया जाए। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे तो कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई मतलब 10 प्लस चौड़ाई मतलब 6 और गुणे ऊंचाई, आपको यहाँ पर ऊंचाई नहीं दी थी, मैं ऊंचाई ले लेता हूँ। मान लेते हैं ऊंचाई 3 मीटर है, ऊंचाई 3 मीटर है तो यहाँ 3 रख लीजिए। तो मैंने प्रश्न क्या बताया कि भाई अगर कमरे की दीवार की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है तो उसके 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। तो बस मान रख दिया, लंबाई की जगह देखिए 10 रख दिया, चौड़ाई की जगह 6 रख दिया, ऊंचाई की जगह सारे मान रख दिए। बस 2 गुणे ये हो गया 10 6 16 और गुणे ये 3। ठीक है, तो 2 गुणे 16 3 48, 48 दूना कितना होगा 96। आप देख रहे हैं 48 दूना 96 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आप आराम से इसको ज्ञात कर पाएंगे। तो मुझे आशा है आप इसको समझ गए होंगे। ऐसे प्रश्न कैसे करेंगे, एक प्रश्न मैं और ले लेता हूँ इसको उल्टा घुमा करके कि क्षेत्रफल जब दिया हो फिर कैसे ज्ञात करेंगे। मान लिया कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल दिया है। इस बार आपको दिया है कि एक कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल, यदि एक कमरे के 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो मान लेते हैं आपका 128 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और यदि इस कमरे की जो लंबाई है, मान लेते हैं इस कमरे की लंबाई जो है वो आपकी 9 मीटर है, लंबाई 9 मीटर है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई आपकी मान लेते हैं यहाँ पर ऊंचाई हम मान लेते हैं, चलिए 2 मीटर, ऊंचाई आपकी 2 मीटर है। तो आप इसकी चौड़ाई बताइए। तो ये प्रश्न पहले आप नोट कर लीजिए अच्छे से। देखिए प्रश्न फिर से नोट कर लीजिए कि माना एक कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल 128 मीटर स्क्वायर, लंबाई 9 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अगर ऐसा आपको प्रश्न मिल गया तो अब आप क्या करेंगे, अब आप सूत्र तो वही लगाएंगे जो आपके पास दिया गया 4 दीवारों का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें मालूम है कि भाई 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर 4 दीवारों का क्षेत्रफल 128 दिया था तो इस तरफ 128 रख देंगे बराबर ये 2 गुणे लंबाई की जगह आपको 9 तो 9 रख दिया जाएगा यहाँ पर लंबाई की जगह पर, और प्लस b चौड़ाई आपको नहीं पता जो ज्ञात करना है, और गुणे ऊंचाई आपको पता है 2। तो अब आप देखिए यहाँ से 2 दूनी 4, ये तो गुणा होगा, बीच वाला तो ये हो नहीं सकता, 9 में b जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये b है और ये संख्या है, तो इसको ऐसे रखेंगे। लेकिन ये 2 और ये 2 गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये हो गया आपका 9 प्लस b। ठीक है, और ये 128। अब ये जो 4 है ये इसके नीचे बटे में आ जाएगा, 128 के नीचे बटे में आ जाएगा, और इधर 9 प्लस b। यहाँ से देखिए 4 से इसको काटिए, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8। ठीक है, आप देख रहे हैं 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, तो आप देख रहे हैं 32 बराबर 9 प्लस b। तो इसका मतलब आपका जो b है वो 32 में 9 माइनस हो जाएगा और ये फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 2 इधर से खत्म, 7 और तो 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 सेंटीमीटर आपका, 23 मीटर सॉरी, क्योंकि ये सब मीटर में था तो ऐसे इस तरीके से आपको निकालना होगा। ठीक है, तो कभी कुछ भी ऐसा दिया हो, कोई भी प्रश्न ऐसा दिया हो, आप उसको ज्ञात कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लंबाई और चौड़ाई में
आप इसको समझ करके जैसा भी दिया गया हो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ गए होंगे। अब कोई भी प्रश्न आएगा आप कर पाएंगे। ढंग से एक एक कॉन्सेप्ट को सीखिए, समझिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए, लगातार शेयर करते रहिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।